हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। ये क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें फॉर फर्दर वीडियोज। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज मेरे पास एक क्यूब है, सपोज मेरे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूब है, और इसको मैंने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया है। सपोज मेरे पास एक क्यूब है ऑफ साइड ए और मैंने इसको टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसी को हम डेंसिटी भी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर मैं क्यू चार्ज इस पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो मैं यहां पे इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं रो से। रो इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम, चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम। क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम्स पर मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम्स पर मीटर क्यूब। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, अगर सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है कि अगर क्यू चार्ज को मैं इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उस चीज को मैं बोलूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू अपॉन सरफेस एरिया। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्स अपॉन मीटर स्क्वायर। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो, लाइन चार्ज। अगर सपोज एक वायर है, इस वायर के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया, इस वायर के ऊपर मैंने चार्ज दिया क्यू, तो लाइन चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा से, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं रो से। ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, इसी को अपन लैम्डा बोलेंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है कूलम्स, लेंथ का हो गया मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है कूलम, लेंथ का हो गया मीटर स्क्वायर। इसका होता है कूलम्स अपॉन मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखेंगे आगे। चलिए अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। एक वायर है, एक वायर है ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्स पर मीटर, और इसके कारण मेरे को पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, इस वायर के एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया डी वाई एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वायर से पॉइंट का डिस्टेंस डी है और इसकी ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। हमने क्या किया, इसके दोनों एक्सट्रीम को कवर करने के लिए एक तरफ θ1 डेविएशन था, दूसरी तरफ θ2 डेविएशन था। मैंने दोनों तरफ अलग अलग डेविएशन ले लिए, मतलब θ2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और θ1 रिप्रेजेंट कर रहा है फिनिशिंग पॉइंट। अब इस पूरी फील्ड के कारण, इस पूरे लाइन वायर के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी। मैंने क्या किया, मैंने θ डिग्री पे जाके एक डी थीटा छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया। θ डिग्री पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया, और इसके कारण चार्ज कितना हो जाएगा समझो। ये लाइन वायर की लेंथ कुछ भी हो, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मैं बोलूंगा इस छोटे से सेक्शन, इस छोटे से सेक्शन पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा, जो कि होगा लैम्डा डी वाई।
चार्ज ऑन स्मॉल सेक्शन इज लैम्डा dy। अब समझो, हमको चाहिए मैंने बोला इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिख सकता हूं K, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K Q अपॉन R स्क्वायर। Q कितना है इधर पे, Q है लैम्डा dy, और डिस्टेंस कितना है इधर पे, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, हमको चाहिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, मेरे को चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं जिसका मेरे को बेस पता है, थीटा एंगल है। तो इन ट्रायंगल मैं लिखता हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरे को निकालना है, तो मैंने बोला हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन cos थीटा, और वी कैन से बेस कितना है, बेस है d, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec थीटा। मतलब मेरे को जो डिस्टेंस मिल गया स्मॉल पोर्शन से पॉइंट का, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा, डी sec थीटा। करते हैं इसको, डी sec थीटा होल स्क्वायर। ये छोटा सा पोर्शन के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के लैम्डा डी वाई अपॉन डी sec थीटा द होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ये एलिमेंट चेंज करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बदल जाएगा। अगर ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ऊपर की बजाय नीचे ले लिया, सपोज ये छोटा सा एलिमेंट को अगर मैं ऊपर लेने की बजाय नीचे की तरफ ले लूं, Q2 के डायरेक्शन में ले लूं, θ2 के डायरेक्शन में ले लूं, तो क्या डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। जब भी एलिमेंट चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो तो हम हमेशा इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, मतलब इधर पे दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हो जाएगा E cos थीटा, और इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन, ये हो जाएगा E sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट E cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट E sin थीटा। हम जब भी कंपोनेंट चेंज करने में डायरेक्शन चेंज हो तो हमेशा कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड करते हैं। तो हमको एक कंपोनेंट मिल रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है E cos थीटा, और एक कंपोनेंट मिल रहा है अपन को पैरेलल कंपोनेंट जो है E sin थीटा। वन बाय वन देखते हैं दोनों को। मैं बात कर रहा हूं पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। लेट अस फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। E परपेंडिकुलर क्या है, ये है E cos थीटा। E की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो लिखूंगा के लैम्डा डी वाई अपॉन डी sec थीटा द होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, y एक वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है, हमको दोनों में से कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को रिप्लेस कर दो और इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। हमको कुछ ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा, करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं। चलिए, इन ट्रायंगल मैंने बोला tan थीटा अगर मैं लिखूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं लिख सकता हूं d tan थीटा इज इक्वल्स टू y। डिफरेंशिएट करो बोथ द साइड, डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ द साइड, तो क्या आएगा, एक बारी थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बारी y के रिस्पेक्ट में। तो देखो d तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा और आ जाएगा d थीटा। इधर पे देखो क्या आ जाएगा, y d, यहां पे आ जाएगा dy, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लेमडा डी वाई की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं क्या? डी वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी सेक स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। यहां से देखो डी स्क्वायर से एक कट गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। ई परपेंडिकुलर हमको मिल गया के लेमडा बाय डी, अंदर में आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब ये शुरू कहां से हो रहा है? शुरू हो रहा है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 के डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको भाई, ई परपेंडिकुलर को इंटीग्रेट कर देता हूं तो के लेमडा डी कॉस थीटा डी थीटा माइनस Q2 से प्लस Q1। के लेमडा डी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा। वैल्यूज पुट करी, माइनस ऑफ थीटा 2 प्लस ऑफ थीटा 1, के लेमडा डी थीटा साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 प्लस होता है नेगेटिव, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। तो यहां से हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी? के लेमडा डी इन ब्रैकेट्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई परपेंडिकुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट हमें पता था ई साइन थीटा आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे को मिल गई थी के लेमडा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ई पैरेलल। लेकिन हमें पता था कि यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल है, थीटा भी है और वाई भी है, तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने निकाला था डी वाई इज इक्वल्स टू आया था डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वेशन 2 थी ये। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट वी गेट? ई पैरेलल इज इक्वल्स टू ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, डी से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लेमडा डी साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, के लेमडा डी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। तो ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लेमडा डी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आ गई माइनस थीटा 2 से थीटा 1, वैल्यूज पुट करी तो के लेमडा अपर लिमिट, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ थीटा 2। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अपन को यहां पे देखो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो ई पैरेलल की अपन को एक वैल्यू मिल गई के लेमडा डी अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है हमारा पैरेलल कंपोनेंट, ये है अपना पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन ने निकाल लिया था, ई परपेंडिकुलर कितना था? ई परपेंडिकुलर था के लेमडा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
इसमें जो d है, अगर सपोज ये मेरा वायर है तो d हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। d क्या होगा? हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है, थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए गए। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर ऑलवेज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो d है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वायर। आगे देखते हैं, इसका एक स्पेशल केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये वायर जो है, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। वायर जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मतलब अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इस देर पे मैंने d डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर यहां पे इस पॉइंट पे, पॉइंट P के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो देखते हैं भाई इनफाइनाइट वायर है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। और अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो गए तो पैरेलल कंपोनेंट में दोनों cos थीटा 2 और cos थीटा 1 जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कंपोनेंट में देखो, साइन थीटा, साइन 90 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो यहां से मिलेगा k लैम्डा बाय डी, k लैम्डा बाय डी अंदर में आ जाएगा 2, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगी 2k लैम्डा बाय डी, 2k लैम्डा बाय डी। इसको एक दूसरे तरीके से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमको मिल गई परपेंडिकुलर 2k लैम्डा बाय डी। अगर आप इधर पे k की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये मिलेगी 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय डी। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमको मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कितनी मिल गई? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ। अ फिगर बिलो डिपिक्ट टू सिचुएशन इन विच टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्ज of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other. In their resulting electric field, point charges q and minus q are kept in equilibrium between them. The 2 point charges are confined to move in x direction only. If they are giving small displacement about their position, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। 4 स्टेटमेंट अपन को नीचे दिए हुए हैं, सिचुएशन दी हुई है, 1 बाय 1 देखते हैं। केस 1 को पहले स्टडी करते हैं। केस 1 में क्या है कि 2 लाइन चार्ज है, इसके ऊपर भी सिर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी भी लैम्डा कूलम्स पर मीटर है। इनके मिड पॉइंट पे मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया प्लस क्यू, और इस चार्ज को मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, हल्का सा मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूव अलोंग एक्स एक्सिस बस करेगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग इसका मूवमेंट कंस्ट्रेन किया हुआ है। सपोज ये डिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूं d है, तो ये डिस्टेंस मैंने x एज्यूम कर लिया। समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं बोलता हूं लाइन वायर 1 और इसको बोलता हूं 2। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना हो जाएगा? ये होगा 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब चार्ज यहां नहीं है, चार्ज अब अपनी न्यू पोजीशन यहां पे शिफ्ट हो चुका है, चार्ज अब सेंटर पे नहीं है, चार्ज अब शिफ्ट हो चुका है सेंटर से आगे। तो कितने डिस्टेंस पे है चार्ज? चार्ज है d प्लस एक्स पे, इक्वेशन 1। सिमिलरली एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना लगेगा? ये लगेगा 2k लैम्डा और डिस्टेंस आ जाएगा d माइनस एक्स।
2k लैम्डा अपॉन d माइनस एक्स। समझो, जब चार्ज यहां पे इस पोजीशन पे है तो उस वक्त क्या चल रहा होगा, इस वक्त चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। लेफ्ट साइड में लग रहा होगा E2 और राइट साइड में लग रहा होगा E1। और E2 क्या कर रहा है, उसको टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करने के लिए फोर्स कर रहा है। E2 उसको टुवर्ड्स मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। देखते हैं नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। E net is equals to E2 minus E1। E2 माइनस E1 ही क्यों किया, क्योंकि E2 बड़ा है E1 के कंपैरिजन में। तो 2k लैम्डा अपॉन d माइनस एक्स माइनस 2k लैम्डा अपॉन d प्लस एक्स। 2k लैम्डा कॉमन निकल गया, अंदर में आ गया 1 माइनस d माइनस एक्स माइनस d प्लस एक्स। तो अपन ने सिंप्लीफाई किया 2k लैम्डा d प्लस एक्स माइनस d प्लस एक्स अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखोगे तो d से d कैंसिल आउट हो गया, हमको जो नेट मिल रहा है वो मिल रहा है 4k लैम्डा टाइम्स x अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो नेट फील्ड कितनी आ रही है हमारे पास, नेट फील्ड आ रही है हमारे पास 4k लैम्डा x अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये शो करता है कंडीशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अगर फील्ड प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मैं कंक्लूड कर सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है मतलब ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन है ये एसएचएम की। केस नंबर 1 में पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर नेट फोर्स आ रहा है जो उसको टुवर्ड्स मीन पोजीशन डिस्प्लेस करेगा, वहां से वो एसएचएम एग्जीक्यूट करने लगेगा। गॉट माय पॉइंट। केस 2 स्टडी कर। केस 2 में क्या किया, सेंटर पे मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे सिर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहाँ पे भी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसको डिस्प्लेस किया भाई स्मॉल डिस्टेंस, तो डिस्प्लेस किया स्मॉल डिस्टेंस। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्टेंस, ये कितना था, ये था d। चलिए अब देखो, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इस चार्ज के ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा E1 के कारण और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा E2। E1 अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 2k लैम्डा अपॉन d प्लस एक्स, इक्वेशन 1। और E2 अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 2k लैम्डा d माइनस एक्स। और हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1। जब E2 इज ग्रेटर देन E1 तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, E नेट आएगा अलोंग E2, अलोंग E2। और E2 क्या कर रहा है, बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। E2 क्या कर रहा है, बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये E1 था, ये E2 था, क्योंकि चार्ज इस बारी नेगेटिव है और दोनों लाइन वायर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो लाइन वायर्स क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अट्रैक्ट करेंगे और मैंने यहां से चार्ज को Q माइनस Q को उठा के यहां पे प्लेस कर दिया तो ये अलोंग द डायरेक्शन डिस्प्लेस होता जाएगा, क्योंकि इसको E2 ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और इस केस में कोई पार्टिकल जो है वो एसएचएम ऑक्सीलेट नहीं करेगा, एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ द चार्ज एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं, गलत है। बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चार्ज Q1 एग्जीक्यूट्स एसएचएम simple harmonic motion while charge minus q continuously moving in the direction of its displacement, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।